ये अभी आप लोगों के स्क्रीन पर है। तो एक बार मैं पहले आप लोगों को बीबीए फिफ्थ एज वेल एज सिक्स के पहले तो सिलेबस से रिलेटेड क्या कर दूं, एक बार सारे का सारा अपडेट दे दूं, राइट। और कौन से सब्जेक्ट्स में पढ़ने की स्ट्रैटेजी आपकी कैसे होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कहाँ जरूरत पड़ सकती है क्लासेस की, कहाँ नहीं पड़ सकती, वो सारे एक बार ना पूरे सिनारियो के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, राइट। एक बार क्योंकि अब आप लोगों का फोर्थ सेम का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, तो ऐसा वेटिंग वाली बात तो है नहीं कि आप लोगों को स्टिल वेट करना है कि हमको फाइनल ईयर में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सीन तो ऑलरेडी क्लियर है कि किनको फाइनल ईयर में एडमिशन मिल रहा है और किनको नहीं मिल रहा है, राइट। ये सीन ऑलरेडी क्या है, क्लियर है। ये मैं आ जाता हूँ आप लोगों के बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस पैटर्न के ऊपर। पहले कि सिलेबस आपका क्या है बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर का, और अभी भी स्टिल आप लोग ओल्ड सिलेबस के अंदर ही क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। तो ये आप लोगों का बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर का क्या है, सिलेबस है, जिसके अंदर आप लोगों को ऑन्टरप्रीनियर डेवलपमेंट, उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट एंड रिसर्च मैथडोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट है। एंड चारों के चारों सब्जेक्ट भी कैसे है, थ्योरिटिकल बेस्ड है, राइट। यानी कि इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल या कैलकुलेशंस पार्ट नहीं आने वाले। जो कि लास्ट जो पार्ट था आप लोगों के न्यूमेरिकल एंड कैलकुलेशन वाला, वो थर्ड सेम में था। फोर्थ सेम भी आपका पूरा का पूरा जो चारों सब्जेक्ट है थ्योरिटिकल बेस्ड थे, राइट। एंड फिफ्थ सेम भी प्योरली थ्योरिटिकल बेस्ड है। और जब आप सिक्स्थ सेम में जाओगे और जब आप सिक्स सेम में आओगे, तब आप लोगों को, जब आप एफएम मतलब फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन अगर लेते हो, तो आपको इसमें से एक पेपर रहेगा जो फाइनेंस पेपर जो वन है, वो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल पढ़ना है। मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में आफ्टर 3 to 4 मंथ्स आप लोगों को कहीं ना कहीं, या हो सकता है एग्जाम 4 मंथ बाद हो, तो 4 to 5 मंथ्स लेटर आप लोगों को ये चीजें पढ़नी है, करेक्ट। तीन स्पेशलाइजेशन के आप लोगों के पास ऑप्शन हो जाते हैं, एक फाइनेंस को लेकर, दूसरा एचआर को लेकर, और तीसरा मार्केटिंग को लेकर। यू हैव अ टोटल 3 ऑप्शंस, राइट। चलिए, तो अगर मैं डिटेल सिलेबस कंटेंट के ऊपर आऊँ कि भाई डिटेल सिलेबस फिफ्थ सेमेस्टर में किस तरीके का होता है, तो जस्ट मैं अपनी स्क्रीन के एंड फेस पर आ जाता हूँ और रिवर्स सीक्वेंस में देखते हैं सीधा सीधा, राइट। चलो, तो होप अभी आप लोग ये सिलेबस जो है पहले अंडरस्टूड कर लोगे अच्छे से कि क्या सिलेबस है। यहाँ से आप लोगों का सिलेबस शुरू होता है। सबसे पहला जो सिलेबस है आप लोगों के पास है, जो कोर्स है या जो सब्जेक्ट है, वो डील करता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड, राइट। अब ये जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट है, ये बेसिकली आप लोगों को अगेन थ्योरेटिकल है, बट इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का मेन मोटो या फिर जो मेन पर्पस है वो क्या है। तो मेन मोटो और मेन पर्पस है आपके अंदर के एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी को डेवलप्ड करना। और एक, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहे हो, एक बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, तो एक एंटरप्रेन्योर किस तरीके से बिजनेस को रन करता है, उसका ग्रोथ कैसे करता है, तो उनसे रिलेटेड एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पढ़ने हैं इसके अंदर। सर बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ आने वाली है क्या, एज सच बहुत ज़्यादा तो कोई टेक्निकल नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, एंटरप्रेन्योर अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता क्या होता है, एकदम वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ते, तो ऑब्वियस आपके लिए नया होगा। लेकिन हाँ, उतने भी ज़्यादा टफ नहीं है अगर आप लोगों को क्या पता है। अगर एंटरप्रेन्योर बिजनेस के बारे में अगर आप समझते हो, तो फिर उतना ज़्यादा ये आपके लिए हेडेक देने वाला टॉपिक या सब्जेक्ट नहीं रहने वाला। ओके, अब दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। सेकंड जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो किस चीज से रिलेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। दिस इज, मैं बोल सकता हूँ फ्यूचर प्रोस्पेक्टस से भी, जब आप आगे चल के एमबीए करने वाले हो, तो आगे चल के एमबीए में एक स्पेशलाइजेशन होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट, राइट। एक स्पेशलाइजेशन होता है। वैसे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का भी एक स्पेशलाइजेशन होता है, बट उसकी बहुत कम डिमांड रहती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के बेसिस पर कॉर्पोरेट, अगर आपको खुद का बिजनेस करना है, सो दिस चैप्टर इज फॉर यू। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट बना है वो आपके लिए बना। अगर आपको फ्यूचर में बिजनेस करना है, तो आप इसके नॉलेज को बहुत अच्छे से गेन करो, बिकॉज ये आपको वो क्वालिटीज और वो वे बताएंगे, वो पाथवे बताएगा कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप एक कॉर्पोरेट के लिए देखना चाह रहे हो, तो फिर आपके लिए एडी उतना ज्यादा रिलेवेंस रोल प्ले नहीं करेगा जितना कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। क्योंकि आप लोगों को ऑपरेशन मैनेजमेंट के बेसिस पर क्या होता है, कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट्स मिलते हैं, मतलब उसके लिए प्लेसमेंट्स अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है रिसर्च मैथडोलॉजी। अगेन है तो थेरी,
राइट। लेकिन ये जो थ्योरी है ये आप लोगों को 6th सेम में काम आने वाली है सबसे ज्यादा, राइट। और मैं तो बोलूंगा आपने अभी से, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो अभी से आप लोगों ने क्या करना चाहिए, वर्क शुरू कर देना चाहिए। सर कौन सा वर्क, तो आप लोगों को इस सब्जेक्ट के बेसिस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं, राइट। आप लोगों को क्या करने पड़ते हैं, 6th सेमेस्टर में आप लोगों के पास एक सब्जेक्ट आएगा जिसका नाम रहेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आप लोगों को ये आरएम रिसर्च मैथोडोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है ये क्या होने वाला है, काम में आने वाला है। सर ये थ्योरेटिकल है या न्यूमेरिकल है, मैं पहले ऑलरेडी क्लियरिफाई कर चुका हूँ कि सारे भी सब्जेक्ट थ्योरेटिकल रहने वाले हैं, ठीक है। और इस सब्जेक्ट की बात करूं तो इसका रेलेवेंस तब बढ़ जाता है जब हमें किसी प्रकार के प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स या ड्राफ्टिंग्स करनी होती है, या फिर हमें डेटा का एनालिसिस करना होता है। वो भी एनालिसिस बहुत बड़े लेवल पे नहीं करना है, डेटा हमारे पास कलेक्ट हो गया है उससे हमें कुछ रिसर्च करना है, कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें हैं जो हमें माइनिंग करके एक्सट्रैक्ट करना है और वहां से फिल्टरिंग करके यूज करना है। तो वो चीज हम लोगों ने रिसर्च मैथोडोलॉजी के अंदर सीखनी है, राइट। और एक लास्ट और होगा आप लोगों का इंटरनेशनल बिजनेस, रह गया क्या इंटरनेशनल बिजनेस, ये ओके ये ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये कहीं ना कहीं आप जब ग्लोबल इकोनॉमिक और जो ग्लोबल बिजनेस को समझते हो तो अगेन ये किन के लिए जरूरी है, यस कॉर्पोरेट एज वेल एज अगर आपको खुद का बिजनेस करना है सो ये आपके लिए कहीं ना कहीं टॉपिक है, कौन सा, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए तो अगर मैं थ्योरेटिकली बोलूं तो है तो चारों भी थ्योरेटिकल, और आप लोगों ने इसके पहले भी एक बार थ्योरी सेल्फ पढ़कर देखा है, ठीक है। कैसे उसमें आप लोगों को प्रिपरेशन करनी होती है, क्या करनी होती है। मेजोरिटी जो है वो आप लोग कुछ कुछ सब्जेक्ट सेल्फ पढ़ते हो तो आप लोगों को भली भांति पता है कि ये सब्जेक्ट सेल्फ प्रिपेयर्ड करने वाले हैं या आप लोगों को मेंटोर की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। तो ये पूरा का पूरा इन डिटेल के आप लोगों के पास सिलेबस कंटेंट है, ठीक है। तो आज मैं कोई ट्यूशन का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ कि आप लोगों को ये बोलूँ कि ये सब्जेक्ट ज्वाइन कर लो वो सब्जेक्ट ज्वाइन कर लो, ठीक है। मेन आज के सेशन का मेन मोटो या मेन पर्पस क्या है, आपको चीज़ों से रिलेटेड अवेयर करवा देना। तो मैंने ये जो 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट का एक आप लोगों को प्रैक्टिकली रिलेवेंस थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बताया है। एक बार मैं उसको और एक बार अगर थोड़ा सा कनेक्ट करूँ जॉब से, तो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ये वही लोग बहुत अच्छे से और फोकसली करें जो कहीं ना कहीं किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं, बिजनेस के ऊपर, कि हमें आगे चल के बिजनेस में ही सेटल्ड होना है। तो वो लोग इस चीज़ के ऊपर अच्छा खासा फोकस करें। जो लोग फोकस कर रहे हैं कि नहीं मुझे किसी कॉर्पोरेट के ऑपरेशन में जॉब करनी है, उनके पूरी प्रोसेस में हमें जॉब करनी है, तो उनके लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट दिस सब्जेक्ट इज मच बेटर, यानी कि आप लोगों को ये सब्जेक्ट की गहराई में जाके थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, राइट। एंड जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे थोड़ा ग्लोबली अपने बिजनेस को ले जाना है, मुझे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझना है, तो उन लोगों के लिए इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट इन डेप्थ जाके पढ़ना चाहिए। देखो हर एक सब्जेक्ट को आप डेप्थ में जा जाके अगर समय है तो डेफिनेटली पढ़ो, बट कहीं ना कहीं उतना समय नहीं है, क्योंकि मैं आगे जो बात बताने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं एक प्रकार से कड़वा सच भी है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा समय नहीं है जितना हम अभी प्रिडिक्ट कर रहे होंगे। इसलिए आप जो सब्जेक्ट में या जहाँ आगे बढ़ना चाहते हो, जहाँ करियर अपना मतलब कहीं ना कहीं जिस भी फील्ड में आपको अपना करियर ग्रो करना है, आप उस फील्ड के लिए क्या कर सकते हो, अभी से एकदम डिटेल नॉलेज लेकर आगे बढ़ सकते हो। एंड दो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो ये सब्जेक्ट है ये बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग है। जब भी रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो उस समय पर इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ओके। उसके अलावा ये जो 6th सेम में जब आओगे तो 6th सेम में ठीक है स्पेशलाइजेशन क्या लोगे इसके ऊपर तो लेटर एक बार और बात करना होगा ही, ठीक है। बट फिर भी एक हिंट दे दूं, जिन लोगों को ऐसा जॉब या फिर ऐसा करियर सेट करना है जिसके अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व हो, मतलब आप लोगों को अगर पैसों के हिसाब से अगर खेलना है तो आपके लिए आगे चल के मतलब जब नेक्स्ट से 3-4 से 5 महीने बाद जब आप स्पेशलाइजेशन चॉइस करोगे, तो अगर आप लोगों को मनी, ठीक है, अच्छा अब मनी मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होना चाहिए, कैलकुलेशन वो भी किसका, पैसों का, पैसों का हिसाब किताब वाला आपको कॉन्सेप्ट अगर आगे करना है और अगर आप लोगों को उस फील्ड में करियर को ग्रो करना है तो फाइनेंस आपके लिए बना हुआ है। अच्छा फाइनेंस दोनों तरीके के ऑप्शन खोल देता है, आप फाइनेंस करके सेल्फ, ठीक है, एम्प्लॉयड भी हो सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद को रोजगार देना, क्योंकि देयर आर सो मेनी वेज। अगर आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज है, आप किसी की नौकरी करो ना करो फिर भी आपके अंदर वो स्किल्स और वो टैक्ट और वो कैलकुलेशन समझ में आ जाते हैं कि आप पैसा कमाना नहीं भूलते, राइट। जिसको पैसों से मोहब्बत है वो फाइनेंशियल से मोहब्बत कर ले, ठीक है। मुझे तो भाई ऑब्वियस है
ठीक है, पैसों के साथ साथ मुझे नंबर से मोहब्बत है, इसलिए मैंने कहीं ना कहीं क्या किया, फाइनेंस के अंदर ही स्पेशलाइजेशन चॉइस किया हुआ है, राइट। अच्छा, और दूसरा आपको जो फाइनेंस के लिए जो ऑप्शन मिल जाता है, आपको एक कॉर्पोरेट लेवल की एक जॉब प्लेसमेंट्स के लिए फाइनेंस एक अच्छा टूल होता है, राइट। तो ये आप लोगों के पास एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर स्पेशलाइजेशन लेने का बेनिफिट है, ओके। बट ध्यान रखना, जिनका नंबर से बिल्कुल पाला नहीं पड़ता और जिनको ऐसा नंबर ऐसा आंख भर चुभते हो, राइट, यानी कि आपके आई फ्लू क्रिएट होती हो, किसकी वजह से, फाइनेंस सब्जेक्ट मतलब कैलकुलेशन की वजह से, तो गलती से भी फाइनेंस के अंदर अपना करियर ना बनाए, क्योंकि देखो कैलकुलेटिव पार्ट आएगा, हालांकि बहुत मजेदार होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जब पैसों की कैलकुलेशन की बात आए वो तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, लेकिन बिल्कुल आपको नंबरों से दूर ही भागना है तो फिर बेटर आप फाइनेंस स्पेशलाइजेशन चूज मत करना। दूसरे फील्ड में जॉब मिलेंगी क्या, अरे जॉब हर जगह मिलती है, बस आपके अंदर ना वो गट्स और क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटी और गट्स आपके अंदर है ना, तो फिर एचआर लो, मार्केटिंग लो या फिर फाइनेंस लो, आप हर जगह अगर एक अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तो करियर तो अच्छा बनना ही बनना है, उसके लिए कोई दो राय नहीं है, कोई मतलब मल्टी ओपिनियंस नहीं है। अगर मैं सेकंड स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो सेकंड स्पेशलाइजेशन हमारे पास आ जाता है HRM। ऐसे लोग, और स्पेशली आप देखो इसमें मैं मेंटालिटी बता रहा हूँ, एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोगों के थॉट प्रोसेस क्या है, यार एचआर तो जनरली ना गर्ल या फिर फीमेल के लिए होता है, ये एक कॉमन थॉट प्रोसेस होती है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की, पता नहीं अब आप में से कितने लोगों के हैं, बोले एचआर में तो बोले ह्यूमन रिसोर्स एचआर जो रहता है मैनेजर, वो तो मोस्टली गर्ल या कोई फीमेल ही रहती है जेंडर वाइज अगर देखा जाए तो। ऐसा नहीं है, एक मेल भी एचआर के अंदर अपना करियर परस्यू कर सकता है, बस दिक्कत क्या होती है, एचआर को ना कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर वो आर्ट, वो टैक्ट होना चाहिए कि वो लोगों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सके। जनरली अगर मैं रेशियो वाइज बात करूं तो 100% में से 5 to 10% मेल होते हैं जिनका ऐसे कम्युनिकेशन तो ठीक है, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स की जब बात आती है तो 100 में से 5 to 10% मेल होते हैं जिनका सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छा होता है। वहीं पर अगर मैं जेंडर वाइज अगर गर्ल या फीमेल की बात करूं तो लगभग 40 to 60% गर्ल होती है जिनका सॉफ्ट स्किल क्या होता है, काफ़ी अच्छा होता है। दैट्स वाई हर कंपनी अपने ऑफिस में या अपने कंपनी में एचआर के तौर पर किसे रिक्रूट करती है, एक गर्ल को या फीमेल को रिक्रूट करती है। तो गर्ल और फीमेल के हिसाब से एक एचआर एक सेफर साइड होता है, बट अगेन अभी जो करंट मार्केट के अंदर सिनारियो चल रहा है, एचआर में फ्रेशर्स को एंट्री मिलना थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि एचआर होना चाहिए एक्सपीरियंस्ड, और जब तक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं तब तक आपको या तो मार्केटिंग में या तो फाइनेंस में ऐसे तो भी जगह से आपको फिर एचआर में एंट्री मिलेंगी। डायरेक्टली एचआर में एंट्री मिलना इज क्वाइट डिफिकल्ट, राइट। बाकी है अच्छा, इसको बॉयज़ बहुत ज़्यादा ना सोचे एचआर के बारे में, राइट। वो कोशिश करें कि अगर बॉयज़ सेगमेंट है, मेल सेगमेंट है, ठीक है, तो कैलकुलेटिव पार्ट के साथ रहे, मनी से रिलेटेड चीज़ों के साथ जुड़े रहे, राइट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसके अंदर ना बहुत पेशेंस रखना पड़ता है एचआर फील्ड के अंदर, और ये पेशेंस आप लोगों को अपने लेबर कैटेगरी से रिलेटेड, अपने टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड, बहुत सारा दिमाग में इतना शांति और इतना आप लोगों को कूलनेस के साथ काम करना पड़ता है, तब जाके कहीं आप एचआर पोजीशन पर टिक पाते हो। अदरवाइज आप एचआर के अंदर, क्योंकि आप लोगों को इतनी बातें सुननी पड़ेंगी, इतने सारे लोगों के वर्क लोड देखने पड़ेंगे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप इमोशंस होकर अगर कभी एचआर के अंदर काम कर लिए फिर तो कंपनी डूबना तय है, राइट। तो आपको कई बार इमोशन लेस होकर अपने ईमान को बेचकर भी एचआर को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, राइट। तो ये एक एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं मार्केटिंग की बात कर लूँ तो मार्केटिंग की तो क्या ही बात है, मतलब बोलते हैं ना न्यारे व्यारे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जॉब प्लेसमेंट्स मार्केटिंग के अंदर अवेलेबल होती हैं, सबसे ज़्यादा अगर मैं नंबर ऑफ जॉब प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो मार्केटिंग के अंदर होती है। अच्छा, लेकिन ये आधा सच है, रुक जाओ, भागने का नहीं, यह आधा सच है, ठीक है, पूरा सच जान लो। मार्केटिंग आज हर एक बिजनेस की नीड हो गई है, ज़रूरत हो गई है, क्योंकि जब तक आप मार्केटिंग कर रहे हो ना या आपके पास मार्केटिंग के बंदे, तब तक आपका धंधा चलेगा। जिस दिन मार्केटिंग सेगमेंट बंद हो गया ना, उस दिन आपका धंधा भी बंद हो जाएगा, ये बात नोट करके रख लीजिए। लेकिन जॉब प्लेसमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें सक्सेस अश्योरेंस कितना है सर, वो बताइए। जॉब तो मिल जाएंगी मार्केटिंग के अंदर 10, 12, 15 हज़ार से मार्केटिंग के अंदर बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपनी के अंदर स्टार्ट कर सकते हो।
दिक्कत मार्केटिंग में ये आती है कि मार्केटिंग में इतना ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है या इतने ज़्यादा प्लेसमेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पर ना ग्रोथ की जो बात आती है, हाई लेवल पर जो जाने की बात होती है, तो हाई लेवल पे जाने के लिए बहुत कट थ्रोट चीज़ चलती है अपना मार्केटिंग के अंदर, और वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा चलती है कॉर्पोरेट के अंदर पॉलिटिक्स, राइट। जैसे आपको अगर मार्केटिंग मैनेजर बनना है, प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, ब्रांड मैनेजर बनना है, अगर आप इस डेजिग्नेशन के लिए अगर आप मार्केटिंग को अगर चॉइस करते हो तो मार्केटिंग इज क्वाइट गुड। और मार्केटिंग के अंदर आपकी कम्युनिकेशन, आपका जो वे ऑफ थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। आपको बिल्कुल बेचते आना चाहिए। जैसे मेरे अंदर ना बिल्कुल मार्केटिंग स्किल नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, मेरे अंदर मार्केटिंग स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आई एम नॉट गुड इन मार्केटिंग, ओके, आई एम लिटिल बिट गुड इन HR एंड साउंड गुड इन फाइनेंस, बट मार्केटिंग नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग वालों को कई दफ़ा क्या भी करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है। अपने प्रोडक्ट खराब है फिर भी आपको प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं मतलब ये परटेनिज करना पड़ेगा, एक्सेप्टिज करना, नहीं वी आर द बेस्ट या फिर हमारा प्रोडक्ट बेस्ट। तो कई बार आप लोगों को सच्चाई पता रहते हुए भी आप कंपनी के अगेंस्ट जाके क्या नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। तो मार्केटिंग के अंदर आपको ऐसा है, जिस भी कंपनी के लिए, जैसे अगर आप आज एक एग्जांपल के लिए HDFC के लिए काम कर रहे हो, तो आप बिल्कुल HDFC के फेवर में बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जॉब है भाई, HDFC को आपने स्विच कर दिया, ठीक है, अब आपको ही क्या करना पड़ेगा, HDFC की बुराइयां करनी शुरू करनी पड़ेगी। और फॉर एग्जांपल आप LIC के साथ जुड़ गए तो अब आपको LIC की तारीफ करनी पड़ेगी। फिर अगर आपने LIC को स्विच कर दिया तो फिर आप LIC के बाद अगर फिर वापस अगर आप AU स्मॉल में आ गए, एक एग्जांपल है, तो फिर आपको LIC की HDFC दोनों की बुराई करनी पड़ेगी, फिर आपको AU की तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन फिर घूम फिर के अगर आप वापस HDFC में आ गए तो फिर आपको फिर इनकी सबकी बुराई करनी पड़ेगी। यानी आप जहां हो आपको हमेशा उसको बेस्ट मानना पड़ेगा। ये परसेप्शन आपको क्या अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, किसको, मार्केटिंग वाले को। तो ऐसे हर एक स्पेशलाइजेशंस के अंदर आपको 2-2 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। और उसके अलावा एक और चीज होती है जो यहाँ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में या गाइडलाइंस में नहीं दी गई है, तो एक और सब्जेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, राइट। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको खुद को क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या करते हैं, खुद ही बनाते हैं। और ये बिल्कुल 100 मार्क्स का प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है आपका। यानी सर फाइनल ईयर में मात्र 2 ही सब्जेक्ट होते हैं क्या? यस, जो आप स्पेशलाइजेशन लोगे उस स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड एक और एक ऐसे 2 सब्जेक्ट होते हैं, करेक्ट। सो मार्केटिंग की जॉब किनको सूटेबल है या किनको सूट करती है, ऐसे लोग जिनके पास थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा ऐसा स्किल है कि वो बातों में या अपने प्रोडक्ट से या अपने मतलब लोगों का ब्रेन वॉश कर सके, जिनके पास ये कैपेसिटी है ब्रेन वॉश करने की, डेफिनेटली आपके लिए मार्केटिंग बना, आप मार्केटिंग के अंदर अच्छा ग्रोथ करोगे। लेकिन आप ब्रेन वॉश नहीं कर सकते, आपको लगता है कि भाई आप किसी के साथ गलत तरीके से काम नहीं कर सकते, आपको एकदम ऑनेस्ट होकर काम करना है, तो आप मार्केटिंग के अंदर ना हो तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि मार्केटिंग के अंदर बहुत बार झूठ बोल कर भी अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली बेचना है, फिर झूठ बोल के बेचो या सच बोल के बेचो, ठीक है। तो मार्केटिंग ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा एथिकल लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है फिर भी आपको बेचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, अनएथिकल काम करने पड़ेंगे आपको अपना। अगर मार्केटिंग के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, हाँ, फिर मार्केटिंग के अंदर अगर आपको एथिकल काम, अनएथिकल काम नहीं करना है, एथिकल काम करना है, तो अपना लेवल अप करना पड़ेगा। मतलब आपको सीधा ब्रांड मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, अच्छा उसमें भी तो बहुत ज़्यादा है, ब्रांड मैनेजर की बात कर लूँ, प्रोडक्ट मैनेजर की बात कर लूँ, ठीक है। सो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा झूठ फरेब की बातें होती है, राइट। आप जितने भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, आज इतनी अच्छी अच्छी ऐड करते हैं, 2 मिनट में मैगी, क्या कभी बनी? नहीं, लेकिन ऐड चला ना, यस। सर्फ एक्सल, दाग अच्छे है, क्या सच में पूरे दाग निकल जाते हैं? बट ऐड चल रही है ना, मार्केटिंग, ठीक है। तो ये सब आप खुद देखते हो, ठीक है। वो फेयर एंड लवली 15 दिनों में गोरा हो जाए, मैं आज तक के नहीं हुआ, 15 साल हो गया यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मजाक था, ठीक है। बट सच में मतलब ये लेवल पर जाकर आपको मार्केटिंग करना पड़ता है। और हालांकि ऐसा नहीं कि हर कोई अनइथिकल तरीके से काम करता है मार्केटिंग वाला, देयर आर सो मेनी इथिकल वे जहां पर मार्केटिंग वालों को भी काम करना होता है। सो ये अगेन आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा, फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, राइट। नाउ कम बैक टू द अनदर एस्पेक्ट, राइट। अभी आप लोग 5th सेम में हो एंड आप लोगों के पास अभी एक कैट की एग्जाम आने वाली। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट डिस्कशन टॉपिक, जो कि मेरा फ्यूचर ओरिएंटेड है। अभी आप लोग 5th सेम में हो एंड यू हैव 4 सब्जेक्ट्स, राइट। आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? सो यू हैव 4 सब्जेक्ट्स, टोटल आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं।
जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आपके पास एक कैट की एग्जाम आने वाली है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग क्या है एमबीए के लिए बिल्कुल डाई हार्ट है कि हमें एमबीए ही करना है, रेपुटेड कॉलेज से करना है, अच्छी कॉलेज से करना है। मैं इसका भी रेपुटेड और अच्छी कॉलेज का भी माइंडसेट आप लोगों का थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखो मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा बट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो अभी आप लोगों के पास कैट के एग्जाम फॉर्म चालू हो चुके हैं, ठीक है। तो कैट के आप लोग क्या कर सकते हैं, जो लोग आईआईएम्स या फिर कैट के बेसिस पर अगर सोच रहे हैं, सो दे कैन फिल अप दैट फॉर्म या फिर सबमिट कर सकते हो एप्लीकेशन। और ये एग्जाम होंगे आप लोगों की नवंबर में, लगभग ये 25 से लेकर तो 30 नवंबर के बीच में हो जाती है, राइट। तो ये एक अभी आप लोगों के पास क्या है। अच्छा, लेकिन कैट के लिए तो शायद डिग्री फाइनल मांगता है, ठीक है, या फॉर्म फिलअप करते समय क्राइटेरिया देखना, शायद डिग्री के समय आपको डिग्री मांगता है कैट का फॉर्म भर फिलअप कर सके। अगर कोई फिलअप कर रहा होगा तो जस्ट लुक एट कि ये आपको क्या मांगता है, कंप्लीट डिग्री मांगता है। तो देख लो आप लोग एलिजिबल हो या नहीं हो। जहां तक मेरा नॉलेज है आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे, जस्ट चेक इट एंड ट्राई इट, राइट। आपका फॉर्म को फिलअप प्रोसेस करना आपको पता चल जाएगा, या फिर एक बार जस्ट आप यूट्यूब करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पोस्ट ग्रेजुएट अपना यूजी कंप्लीट मांगता है या नहीं मांगता। अनदर थिंग सीईटी, ठीक है, अनदर थिंग आपका जो एंट्रांस एग्जाम है सीईटी, ठीक है। सो सीईटी के अंदर आप लोगों के एग्जाम कब शेड्यूल्ड होंगे, तो ये शेड्यूल्ड होने वाली है जनवरी फरवरी में, एक नॉर्मल शेड्यूल है, बट वो समटाइम लेट हो के हमेशा वो अप्रैल मई तक चली जाता है। बट ठीक है, आपको वो माइंडसेट नहीं बनाना है कि अप्रैल में होगा या मई में होगा, यू हैव टू बी कॉन्स्टेंट ऑन फरवरी। तो हमारे पास फरवरी तक का समय है किस चीज के लिए, सीईटी की प्रिपरेशन करने के लिए, करेक्ट। और आप लोगों के पास अभी 5th सेम में बस 4 सब्जेक्ट का लोड है, बाकी 6th सेम में आओगे तो यहाँ तो और सब्जेक्ट का लोड कम हो जाता है। मतलब कि आप थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करो, अभी बहुत ज्यादा अगर जिन्होंने पहले से थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, ठीक है, ऑलरेडी एक बार उनका गो थ्रू किया हुआ है, तो उन लोगों ने उन चीजों को धीरे धीरे डेली का 2 आवर्स भी अगर आप पर्सनल बेसिस पर दे रहे हो तो इट्स मच बेटर, राइट। आप सफिशिएंट और सही राह पर हो अगर डेली का 2 घंटा भी दे रहे हो तो। और जो 6th सेम जैसे 5th सेम के एग्जाम होंगे और 6th सेम में पढ़ने के लिए ज्यादा सब्जेक्ट नहीं रहेंगे, तो फिर वहां से आप 6 to 8 आवर्स देना शुरू कर देने का। कब से, नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, ये 3 महीने एकदम तगड़े तरीके से प्लान करना है आप लोगों ने एमएचसीईटी की प्रिपरेशन के लिए, जब आपका 5th सेम का बर्डन खत्म हो जाए। और 6th सेम में जब आप आ जाओ तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने नहीं है, राइट। और अगर आप लोगों को ये 6th सेम के 5th सेम के बाद ये जो 6th सेम के पेपर तक के जो गैप मिलेंगे, इसमें आप ऐसा सोचो कि जो सीईटी है दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस, क्योंकि ऐसे भी आपके पास सब्जेक्ट कम हो जाने वाले हैं। तो आप लोगों को ये प्लान आउट करके रखना है, राइट। तो अभी आप लोगों का फोकस किसी भी एंगल से 5th सेम के पेपर में बेटा बैक नहीं लाना है। अब देखो 4th सेम का रिजल्ट मैंने सभी का तो नहीं देख पाया, बट फॉर्चुनेटली मुझे जितने रिजल्ट देखे कुछ लोगों के बैक भी दिखे मुझे, उसमें से रिजल्ट कोई किसी का थेरी में अटका, थेरी था तो कोई सब्जेक्ट में किसी ना किसी के कुछ मुझे अटके हुए भी दिखे एंड मेजोरिटी क्लियर भी दिखी है, राइट। तो 4th सेम में जो भी बैक है वो अभी 5th सेम के साथ क्लियर कर लेना। स्टिल अगर किसी के बैक हो तो एटीकेटी में हो तो एटीकेटी के पेपर्स आप लोगों ने क्लियर कर लेना है, राइट। क्योंकि अगर स्टिल अगर आप 4th सेम के भी अगर एटीकेटी के पेपर्स नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो वो आपको 6th सेम में देने वाला है सबसे बड़ा तकलीफ, वो करेंगे आपको टॉर्चर, राइट। और जब आप ये बैक के एटीकेटी से टॉर्चर हो जाओगे ना, तो आप इधर से फाइनल ईयर बराबर कर पाओगे ना इधर आपका एमबीए बराबर हो पाएगा। और ये मैं नहीं, पास्ट स्टूडेंट का डेटा और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं चीज बोल रहा हूँ। कैसे लाइटली ले लेते हैं चीजों को, 5th सेम को भी अरे थ्योरी है ना हो जाएगा, 4th सेम में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अगर लाइटली लिया होगा तो उनका रिजल्ट उनके सामने है। क्योंकि ये जो एग्जाम्स होती है ना अभी, ये होती है यूनिवर्सिटी लेवल पर, करेक्ट, ये कॉलेज लेवल पर नहीं है। चलो कॉलेज लेवल पर होता है तो हम बोल सकते हैं कि मैनिपुलेशन होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना ढेकाना, बट यूनिवर्सिटी में ठीक है यहाँ भी अनजस्टिस होता है लेकिन उतना बड़ा नहीं होता। तो यूनिवर्सिटी लेवल पर चीजें प्रॉपरली चेकआउट वगैरह की जाती है, करेक्ट। सो अब आप लोगों को एक अपने दिमाग में क्लियर रखना है, 4th सेम का जिसका बैक है एनी हाउ एट एनी कॉस्ट क्लियर करना है। यानी 6th सेम में जब आप एंट्री लोगे तो आपके पास सिर्फ 6th सेम के प्रेशर के अलावा और सीईटी प्रिपरेशन के अलावा
कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। भले ही आप अभी के लिए सीईटी को थोड़ा डोमिनेंट भी कर दोगे तो भी चलेगा, मतलब अभी उतने अच्छे से नहीं भी अगर प्रिपरेशन करोगे तो भी चलेगा, लेकिन सिक्स्थ सेम में जैसी एंटर करोगे उतना बड़ा पढ़ने का बर्डन नहीं होगा। गिनती के 2 सब्जेक्ट होंगे, आपको सीईटी ऐसा तोड़ तरीके से पढ़ना है वहाँ, क्योंकि आप अभी कितना भी पढ़ लो, 1 साल पहले 2 साल पहले एग्जाम के पहले का जो पीरियड होता है दैट इज क्रूशियल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो आप लोगों को इस तरीके से अपनी एक रोड मैप बनानी है, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है पढ़ने से रिलेटेड, राइट। और रही बात कि मैं एमबीए का सर बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ, व्हाटएवर, राइट। तो सर हमें क्या मिलेगा, क्या सर सीईटी में कितना स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी जितना बाहर के कॉलेजेस का भी, क्योंकि काफ़ी अभी इस बार रिसर्च हुआ है मेरा बाहर के कॉलेजेस को लेकर, स्पेशली पुणे के कॉलेजेस को लेकर, ठीक है। अगर आप ना पुणे में मिड कॉलेज के लिए अगर जा रहे हो ना, सो आई वुड नॉट रिकमेंड, ये तो मैं आपको नेक्स्ट सेम में भी सजेस्ट करूंगा जब आप लोग 6 सेम के बाद जब सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके। अगर आप किसी लार्ज कॉलेज को अगर टारगेट कर रहे हैं, मतलब कि जो टीयर 1 की जो कॉलेजेस होती है, अगर वो टीयर 1 के रैंकिंग में अगर आप आ रहे हो तो आपने एडमिशन्स कहीं ना कहीं बाहर लेना वर्थ इट है। अदरवाइज अगर आप टीयर बी, टीयर सी, टीयर डी की कॉलेजेस में आ रहे हो तो वो वर्थ इट नहीं है। इनका कैलकुलेशन अभी से नहीं समझाऊंगा, ये सही वक्त आने पर ये भी कैलकुलेशन समझाऊंगा। तो अभी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जो सीईटी वगैरह की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मिनिमम 90+ परसेंटाइल आपके होने चाहिए, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। इफ अगर आप चाहते हो कि हमको अच्छी कॉलेज मिले, ठीक है, जेबीआईएमएस मिले हमको, ठीक है, या फिर हम चाहते हैं सिम्बोसिस मिले हमको, ठीक है, डीवाई पाटिल छोड़ दो, धीरे धीरे अभी उसका एक डाउन ट्रैक शुरू हो चुका है प्लेसमेंट्स को लेकर। सिर्फ अभी मतलब कहीं ना कहीं बस वो पुरानी जो अच्छे उन्होंने नाम बना है, तो अभी डीवाई पाटिल वगैरह उतना ज़्यादा अभी नहीं है, मतलब जो जितनी उसने रेपुटेशन बना रखा था, अभी कोविड के बाद से धीरे धीरे उनके जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं और जो बाहर निकल रहे हैं वो उतने प्लेसमेंट्स को लेकर साउंड रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं डिजिटल और जो ऑनलाइन क्लासेस है अपनी, मतलब कि जो डिस्टेंस एमबीए है, डीवाई पाटिल ने उसके ऊपर भी काफ़ी फोकस किया है, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी कहीं ना कहीं क्या हुई है, डिग्रेड हुई है, करेक्ट। सो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये बात तो मैं आप लोगों को एमबीए में आगे और बताऊंगा। बस एक चीज़ याद रखना, एमबीए में डेफिनेटली कॉलेज मैटर करता है, लेकिन कॉलेज 10% मैटर करता है, 90% मैटर करती है आपकी स्किल। कॉलेज ओनली 10% मैटर करता है, 90% मैटर करती है आपकी स्किल, ठीक है। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन जस्ट मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। गोंदिया के एनएमडी कॉलेज से भी एमबीए करने वालों का आज पैकेज 15 से 20 लाख का है और काम कर रहे हैं 15 to 20 लाख के पैकेज में। और कितने साल के अंदर ये पैकेज हुआ है उनका, लगभग ये 5 to 7 ईयर्स के अंदर उनका पैकेज पहुंचे हैं। स्टार्टिंग कहीं ना कहीं उन्होंने भी 4 लाख 5 लाख के आसपास से की थी, इवन दो गोंदिया में एमबीए करने के बाद। और अभी नहीं, आज से 6-7 साल पुराने स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूँ मैं। तो पैकेजेस ऐसा नहीं होता कि गोंदिया से करने के बाद या नागपुर से करने के बाद अच्छा नहीं मिलता, डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। तो आप लोगों को स्टिल बेटा किसके ऊपर वर्क करना चाहिए, स्किल्स के ऊपर, राइट। तो अगर आप स्किल्ड हो, अगर आपने स्किल पर वर्क किया हुआ है, सो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या रहने वाली है आपके के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली है, राइट। तो ये एक होल सिनारियो था, ठीक है, आपका 5th सेम के सब्जेक्ट से रिलेटेड, राइट। 6th सेम के से रिलेटेड थोड़ी सी बात किया मैंने। और जो एक एमबीए को लेकर आपने एक जो स्टडी अपना जो पैटर्न बनाना है उसका एक मैंने यहाँ से आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपरली एक गाइडेंस मिल सके कि आप लोगों ने कौन से डायरेक्शन में चलना चाहिए, राइट। अब पर्सनली अगर एक चीज़ सजेस्ट करूँ कि 5th सेम में आप लोगों को कोई चीज़ें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, तो पहले आप जस्टिफाई कर लो, खुद पढ़कर सिलेबस को देख लो एटलीस्ट। जो चीज़ें आप लोगों को लग रही है ना कि यार ये मेरे लिए बिल्कुल नया है, अनोखा है और मुझे नई चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि देखो हमारे साथ 2 सीन होते हैं, या हम तो एक तो कॉलेज भी रेगुलर जाते हैं, ये पहला सीन है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छी बात है सर अगर रेगुलर जाते हैं। और दूसरा मतलब कॉलेज या तो इरेगुलर है, किसी का पूरी तरीके से और किसी का पूरी तरीके से रेगुलर है, ये 2 सीन होंगे, ठीक है। जिनका रेगुलर है वो तो ये सोच के बैठे कि कॉलेज के भरोसे हो जाएगा, एंड डेफिनेटली अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी भी बात है। आप पूरा पास रिकॉर्ड भी उठा लो, पास रिकॉर्ड में अगर करवा रहे हैं तो अच्छी बात है, इस बार भी करवाएंगे। और अगर पास ट्रैक आपने देखा है कि पास ट्रैक नहीं करवा पाते उन लोग या नहीं हो पा रहा है उनसे, तो फिर कॉलेज के भरोसे रिस्क लेकर मत बैठना, ठीक है। क्रैश कोर्स हो, रेगुलर कोर्स हो, एटलीस्ट एक मेंटर के साथ आपने आगे बढ़ना चाहिए। इफ अगर फेल का टैग नहीं लेना है तो हाँ, सेल्फ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो आप कि नहीं कुछ भी हो हम पढ़ के निकाल ही लेंगे पेपर और अच्छे स्कोरिंग के साथ निकाल लेंगे,
तो फिर तो कोई वांदा ही नहीं, आप ट्यूशन आओ ना आओ, बस अच्छा परफॉर्मेंस करो, जहां पे भी रह के पढ़ रहे हो एक अच्छा परफॉर्मेंस आपने देना चाहिए। करेक्ट। तो आप पहले इस बात को आइडेंटिफाई कर लो कि आपका कॉलेज के अंदर रेगुलरिटी और आपको लग रहा है वहां पर चीजें हो सकती है, तो डेफिनेटली आप वहां से कंटिन्यू कर लो। बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं वहां से नहीं हो पा रहा है, सो मोस्ट वेलकम, राइट। हम लोग ऑल सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं, और ऑल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा कुछ फैकल्टीज को लेकर भी था, तो आप लोगों के लिए न्यू फैकल्टी है थ्योरी सब्जेक्ट को लेकर, राइट। तो ये न्यू थ्योरी टीचर है, तो कोशिश करूंगा, कुछ लोगों को नाम रिवील हो चुका है नई फैकल्टीज का, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो डायरेक्टली डेमो क्लासेस में आप न्यू फैकल्टीज की जो हम आप लोगों के लिए भी फर्स्ट टाइम रहेंगे वैसी फैकल्टी का, करेक्ट। और अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को 5th सेम में टीच करने वाला हूं, तो मैं टीच करने वाला हूं भाई RM रिसर्च मैथडोलॉजी, राइट। अच्छा, क्यों टीच करने वाला और क्या टीच करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो मेन इस सब्जेक्ट को उठाने का मेरा एक ही मोटो है कि भाई ये सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड, और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आगे चल के आप फाइनेंस में काम करो, आगे चल के आप HR में काम करो, आगे चल के मार्केटिंग में काम करो, आपको रिपोर्टिंग तो हर बार करनी है, हर फील्ड में रिपोर्टिंग करनी है। तो ये एक ऐसी फील्ड है रिसर्च मैथडोलॉजी जो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी फाइनेंस के फील्ड में, ठीक है, आपके HR के फील्ड में और आपके मार्केटिंग के फील्ड में, तीनों भी जगह पर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो ठीक है आगे की बात होगी, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जस्ट आफ्टर एंडिंग 5th सेम आपको 6th सेम में प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाना पड़ता है, और वो इसी नॉलेज के बेसिस पर RM रिसर्च मैथडोलॉजी के बेसिस पर हम ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर वर्क शुरू करते हैं। तो दैट्स वाई ये सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक फाइनल डिसीजन है, ठीक है, मेरे साइड से। बाकी जो 3 सब्जेक्ट है आपके, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, और उसके अलावा आपका एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन 3 सब्जेक्ट के लिए अदर थ्योरी टीचर्स भी रहने वाले हैं, राइट। इसके लिए कौन अदर थ्योरी टीचर्स आप लोगों के साथ रहने वाले हैं। सो ये एक ट्यूशंस को लेकर भी क्या है, एक आउटकम है। अब आप लोगों का एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सेल्फ इवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। आप एक बार सेल्फ इवोल्यूशन करो, एंड उस सेल्फ इवोल्यूशन के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। हमारी जो रिसर्च मैथडोलॉजी की जो क्लास रहेंगी वो तो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों भी मोड में अवेलेबल रहेंगी। अगर आपको ऑफलाइन यहाँ पर आके पढ़ना है, यहाँ पर आकर पढ़ो, घर बैठे पढ़ना घर बैठे पढ़ो, और रिकॉर्डेड मोड में पढ़ना है रिकॉर्डेड मोड में भी पढ़ो। सो दिस इज ऑल अबाउट द सम डिस्कशन जो मुझे आज आप लोगों के साथ करना था।